आप सभी का एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि हाउ डिड इंडस वैली सिविलाइजेशन कम टू एन एग्जिस्टेंस एंड व्हाट डज इट मीन बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, इसको किस किस रीजन में फैलाया गया था, कहाँ कहाँ से इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण साइट्स मिले हैं, इसका टोटल एरिया कितना था, ये हम लोगों ने समझने की कोशिश की और इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन ये कहाँ कहाँ पर फैली हुई थी इस बारे में समझा है। तो अगर हम इस चीज़ को समझ गए हों तो हम अगले इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, इसी लेक्चर को। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा कि वहाँ से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए। हम लोगों ने समझा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो से हमको कौन कौन सी चीज़ें मिली, हड़प्पा से हमको कौन कौन सी चीज़ें मिली, और इन चीज़ों से हमने हिस्ट्री का एक कैसा परसेप्शन क्रिएट किया, हिस्ट्री का एक कैसा परसेप्शन क्रिएट किया कि हम उस समय के बारे में कुछ बता पाए कि व्हाट वाज हैपनिंग देयर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस एंड फाइंडिंग्स फ्रॉम वेरियस साइट्स ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा के जितने भी स्थल से जहाँ जहाँ से जो भी मिला, उन सब के आधार पर एक ऐसे ही हिस्टोरिकल परसेप्शन क्रिएट किया गया कि वहाँ पर क्या क्या हुआ होगा। ठीक, तो हम इतिहास को जानने के लिए इन पुरातत्व की चीज़ों की सहायता भी लेते हैं। अब हम इसी अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ से और कौन कौन से स्थल मिले जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हैं। चलिए स्टार्ट। नेक्स्ट हमारा है चहुंजोदारो। चहुंजोदारो दैट वाज द नेबरिंग साइट ऑफ मोहनजोदारो। जैसा कि इसके नाम से भी लग रहा है मोहनजोदारो, चहुंजोदारो। तो मोहनजोदारो के पास, इसके साउथ में, यानी साउथ टू मोहनजोदारो, देयर वाज अनदर साइट्स और द कॉलोनीज एट दैट टाइम विच इज नोन एज चहुंजोदारो। उसको चहुंजोदारो कहते थे। अब ये हड़प्पा के पास बसी हुई कॉलोनी थी, सॉरी मोहनजोदारो के पास बसी हुई कॉलोनी थी। इसका जब स्टडी किया गया तो पहले देखते हैं इसका फैक्ट क्या है इसमें। तो पहला है इसकी अवस्थिति कहाँ थी। तो हम इसकी अवस्थिति कहाँ लिखेंगे, साउथ टू मोहन जोदारो, यानी मोहन जोदारो के दक्षिण में फैली हुई थी। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में इसके किनारे बेसिकली कोई भी रिवर प्राप्त नहीं हुई है। बेसिकली इसके किनारे कोई रिवर प्राप्त नहीं हुई है। मोहनजोदारो के किनारे जो सिंधु रिवर थी, ये उसी का यूज करते थे। तो इसके लिए अलग से कोई स्पेशल सेपरेट नहीं है। अगर हम कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि ये भी सिंधु नदी के किनारे ही स्थित स्थल था, इंडस, है ना। लेकिन स्पेशली कोई भी रिवर इसके किनारे स्थित नहीं थी। फिर है इसके पुरातत्व शास्त्री कौन थे, किन्होंने इसको डिस्कवर किया। तो इसको डिस्कवर करने के लिए 1931 में एन गोपाल मजूमदार, एन गोपाल मजूमदार, तो एन गोपाल मजूमदार इसके मुख्य पुरातत्व शास्त्री थे जिन्होंने इस साइट को डिस्कवर किया। जब इस साइट को डिस्कवर किया गया तो वहां से स्टडी किया गया कि हमको कौन कौन सी चीजें वहां से मिली हैं। तो जब इनकी फाइंडिंग्स देखते हैं हम लोग तो हमको उसके बारे में बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखते हैं फाइंडिंग्स में क्या क्या है। देखिए, पहली फाइंडिंग, यहां से कोई भी दुर्ग नहीं मिला है। दुर्ग समझते हैं, सीटाडल, किला, फोर्ट्रेस जिसको भी हम लोग कहते हैं। कोई भी दुर्ग यहां से नहीं मिला है। नो सीटाडल इज फाउंड, यहां से नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, अब आप इसको समझिए। मैंने क्या कहा कि मोहनजोदड़ो के दक्षिण में फैला हुआ उसका एक एरिया था, मतलब उसका एक्सटेंशन था मोहनजोदड़ो का। तो जो सोसाइटी में जो डिवीजन था ना, कि जो सीटाडल पे रहने वाले लोग और कॉमन पीपल, कॉमन एरिया में रहने वाले लोग,
तो वो डिवीजन वहीं पे था मोहनजोदड़ो में। ये मोहनजोदड़ो का एक्सटेंशन सिटी था, तो यहाँ रहने के लिए अलग से कोई राजा तो आएंगे नहीं, यहाँ रहने के लिए अलग से कोई अपर क्लास के लोग तो आएंगे नहीं, तो ये उन्हीं लोगों के सबऑर्डिनेट थे, इन्हीं लोगों का एक्सटेंशन एरिया था मोहनजोदड़ो का, इसलिए यहाँ पर अलग से कोई भी दुर्ग नहीं मिला है। पहला इसको याद रखिएगा, एक सी साइड जहां से कोई भी दुर्ग या सिटाडल नहीं मिला है। दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि यहां वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहां पर वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, यानी आर्क शेप bricks are used at this site। इस साइट के बारे में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो यहां से हमको किसी प्रकार का कोई भी दुर्ग या फोर्ट्रेस नहीं मिला है। दूसरा कि इस पर्टिकुलर रीजन से हमको वक्राकार ईंटें, आर्क शेप की जो ईंटें होती हैं, उनके यूज करने का डिस्क्रिप्शन मिला है। तो ये जो चहुन जोदाड़ो है, ये हड़प्पा की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण साइट है। नेक्स्ट यहां से हम लोग देख सकते हैं कि हमको यहाँ से जो कहते हैं ना, इसको मेकअप के यूज में की जाने वाली लिपस्टिक के एविडेंस यहीं से मिले। लिपस्टिक, लिपस्टिक का डिस्क्रिप्शन भी हमको यहीं से मिला है। तो ये भी एक ऐसी साइट्स है, और यहाँ से हमको बहुत सारे एनिमल के फुटप्रिंट्स मिले हैं, डॉग का मिला है, कैट का मिला है, इनके फुटप्रिंट्स भी मिले। तो there is availability of lots of footprints about various animals just like dog, cats, horse, इन सब के footprints भी मिले वहां से। Apart from these footprints we found there is no evidence about citadel, fortress नहीं मिला है, किला वहां से दुर्ग नहीं मिला है हमको, ठीक है। दूसरा कि ये एक्सटेंशन था किसका, मोहनजोदड़ो का, इसलिए इसको मोहनजोदड़ो का विस्तार या उसका सह सिटी भी कहते हैं, उसका इसका एक सह शहर है, उसका सहयोगी शहर है। तो इसको यहां पर हम लोग लिखेंगे, यह एक मोहनजोदड़ो का सहयोगी नगर था, ठीक है। तो उसका विस्तार किया गया, तो वो कहां तक पहुंच गया, ये विस्तार पहुंचा चहुन जोदाड़ो तक। प्रेजेंटली अगर हम इसकी लोकेशन की जैसे अवस्थिति हमने कहा साउथ मोहनजोदाड़ो, तो स्थिति कहां बन जाएगी, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये पाकिस्तान में ही रहेगा, पाकिस्तान, ठीक है। तो इसके बारे में ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, मोहनजोदड़ो कहां पर है, मोहनजोदड़ो के दक्षिण में, इसी का एक्सटेंशन है, इसी का विस्तार है, यह अलग से सिटी नहीं है। दूसरा, यह सिंधु के किनारे ही माना जाता है। दूसरा, यहाँ से वक्राकार यानी आर्क शेप ब्रिक्स का यूज किया गया है। लिपस्टिक यहाँ पर इसके एविडेंस मिले हैं। यहाँ से कोई भी फोर्ट्रेस नहीं मिला है, और इसको इसके जो एक्सीवेटर थे, इसका उत्खनन करने वाले थे, उनका नाम था 1931 में एन गोपाल मजूमदार। इतनी सारी चीजें हमको मोहनजोदड़ो के बारे में याद रखनी है, समझ पाए। जैसे हम लोगों ने कल हड़प्पा में देखे महत्वपूर्ण चीजें, मोहनजोदड़ो में देखी, आज हम मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिटी है लोथल। लोथल एक महत्वपूर्ण शहर है हड़प्पा का। जैसा कि आप इसमें मैप में देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपको पानी के किनारे ये शिप दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे। इसका मतलब ये था कि जो पूरा समुद्र के किनारे ये बसा हुआ है, और यहां पर जहाजों को खड़ा करने के लिए, डॉक करने के लिए बहुत सारे एरियाज भी बनाए गए। तो इसका मतलब ये था कि यहां पर एक डॉकयार्ड था, डॉकयार्ड, इसको हम लोग कह सकते हैं गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा। और भी समझने के लिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर एक बंदरगाह था, बंदरगाह था। तो ये तो तय है कि यह एक बंदरगाह साइट है, बंदरगाह या
गोदीवाड़ा साइट, गोदीवाड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जहां से इसके, अब इसकी लोकेशन भी पता हो कि ये है कहां पर एक्चुअली में। ये पाकिस्तान में नहीं है, दैट इज लोकेटेड इन अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया, ये उसका लोकेशन है, अहमदाबाद। और अगर हम रिवर की बात करेंगे तो यहां पे जो रिवर है उसका नाम है भोगवा, भोगवा। भोगवा रिवर के किनारे स्थित है, भारत के अहमदाबाद राज्य के, भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे स्थित स्थल है। ये हो गया। चलिए फिर देखते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया। तो इसको डिस्कवर किया गया था 1954 और 1955 में, इस बीच में इसको डिस्कवर किया गया। और करने वाले थे रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव ने इसको डिस्कवर किया। तो ये महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी साइट किस राज्य में है, सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से स्टेट में है, ठीक है। और दूसरा जरूरी है कि वो कौन सी नदी के किनारे है, कि कौन सी नदी, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर द पर्टिकुलर साइट इज लोकेटेड और द सिचुएटेड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ की हम मेजर फाइंडिंग की बात करेंगे, यहाँ से हमको क्या मिला है। तो पहला, जैसे कि अपन लोगों ने ऊपर लिखा है, गोदीवाड़ा सबसे प्रमुख है, ठीक है, गोदीवाड़ा है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियां होंगी तो हम इसको क्या कहेंगे, व्यापारिक केंद्र, ट्रेड सेंटर, किसका, आईवीसी का। सिंधु घाटी सभ्यता का एक व्यापारिक केंद्र था जहां बड़ी संख्या में अरब देशों के साथ व्यापार किया जाता था। तो एक तो ये व्यापारिक केंद्र हो गया, व्यापारिक केंद्र हो गया। तो जब जहां पर ट्रेड वगैरह होता है तो उसे हम लोग कहते हैं नगर। तो एक तो ये हो गया कि ये नगर को प्रदर्शित करने वाली वो है कि ये नगरों को प्रदर्शित करता था, कि वो सिटी के रूप में डेवलप था। ये चीजें मिली यहाँ से। और भी जैसे मन के बनाने के कारखाने, जैसे बीट्स मेकिंग फैक्ट्रीज हैं, बीट्स मेकिंग फैक्ट्री है वहां पे, ये हमको वहां से मिले हैं। हड़प्पा से बहुत सारे सील्स मिले हैं, बहुत सारे कॉइन्स जो उस समय के जो सील्स के रूप में यूज करते थे वो हमको वहां से मिले हैं। तो मेजर जो थिंग्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम आर द लोकेशन ऑफ लोथल, एंड लोथल वाज द मेजर सिटी ऑफ हड़प्पन, एंड बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलरिटीज विथ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, हड़प्पा और मोहनजोदारो के साथ इसकी सिमिलरिटीज बहुत है। और बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज इसको एक टाइटल मिला कि इसको कहा जाता था लघु हड़प्पा, इसको एक टाइटल मिला इसको लघु हड़प्पा। इसका मतलब था मिनी हड़प्पा, इसको मिनी हड़प्पा कहा जाता था। ये याद रखना है, मिनी हड़प्पा इसको कहा जाता था। यह एक गोदीवाड़ा था, गोदीवाड़ा का मीन्स बंदरगाह, डॉकयार्ड है। तो ये डॉकयार्ड सिटी था, ट्रेड सेंटर था, डॉकयार्ड था, सिटी था, मनके बनाने के कारखाने थे। और इसको रंगनाथ राव के द्वारा भोगवा नदी के किनारे डिस्कवर किया गया। ये इसके बारे में फैक्ट हैं जो हमको पता होना चाहिए, ठीक। एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती हैं जो बहुत ये माना जाता है कि बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। तो विच आर बीइंग एक्सपेक्टेड टू बी नोन बाय यू, दे आर आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक। नेक्स्ट सिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमको प्राप्त होती है रोपड़। रोपड़ भी सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत महत्वपूर्ण शहर था। तो चलिए इसके बारे में हम पहले पता करते हैं, इसकी अवस्थिति, ये कहां पर था। तो ये प्राप्त था पंजाब, पंजाब, इंडिया। देखिए पंजाब पाकिस्तान में भी है, लेकिन ये इंडिया के पंजाब में स्थित है ना, पाकिस्तान के पंजाब में नहीं है। रिवर की बात करेंगे तो यहां पर है सतलज रिवर है, सतलज। तो सतलज नदी के किनारे ये स्थित है, ठीक है। इसकी जो विशेषता है वो क्या है, सबसे पहली, हाँ, इसके पुरातत्व शास्त्री कौन है, इसको डिस्कवर किया गया
बीबी लाल ने 1950 में, बीबी लाल ने इसको 1950 में डिस्कवर किया। इसके बारे में जानने योग्य चीज क्या है? पहला, यह है फर्स्ट साइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये याद रखना है कि ये स्वतंत्रता के पश्चात उत्खनित किया गया पहला स्थल है। तो उसके पश्चात इसको पहली बार उत्खनित किया गया है। किसके पश्चात? हड़प्पा के, उसके पास, आजादी के बाद। तो अगर ये प्रश्न बनता है कि आजादी के बाद सबसे पहले कौन से स्थल की खोज हुई हड़प्पा के, तो उस समय हमको प्राप्त होगा रोपड़। रोपड़ की खोज हुई जो आजादी के बाद। ठीक है, ये रोपड़ से हमको बहुत सारी चीजें मिली हैं, और यहां से जिस एनिमल के सबसे ज्यादा एविडेंस मिले हैं वो है हॉर्स। घोड़ा। तो घोड़े के अवशेष सबसे ज्यादा मिले हैं। किसने डिस्कवर किया है? बीबी लाल ने 1950 में उसको डिस्कवर किया है, और बीबी लाल के बाद और सतलज नदी के किनारे ये मिला है, और भारत के पंजाब में ये स्थित है। ठीक है, आजादी के बाद सबसे पहले इसी स्थल को डिस्कवर किया गया। ये इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण है, रोपड़। ठीक है, सतलज में है और रोपड़ जिले में ही आता है, इसलिए इसको रोपड़ का नाम दिया गया। रोपड़ जिला पड़ता है वहां पर पंजाब का, इसलिए उसको ये नाम दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में सबसे पहले यही पता करेंगे कि कहां पर स्थित है। तो कालीबंगा हमको मिलता है गंगानगर गुजरात। कहां का? इंडिया का। ठीक है, गंगानगर रीजन है, गुजरात स्टेट है, और देश का नाम है इंडिया। ठीक है, अगर हम नदी की बात करेंगे तो ये हमको मिलता है घग्गर। घग्गर नदी के किनारे स्थित है ये। यहाँ पर गंगानगर में घग्गर नदी के किनारे भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा। ठीक, और इसकी खोज की गई थी 1953 में बीबी लाल। ये वही बीबी लाल हैं जिन्होंने रोपड़ की खोज की थी। ठीक है, तो बीबी लाल के द्वारा इट वाज डिस्कवर्ड बाय बीबी लाल इन 1953 नियर बाय द रिवर घग्गर। इसी घग्गर रिवर को सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती, इसी घग्गर रिवर को सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका लोकेशन समझ में आया, कहां पर है, किसने इसको डिस्कवर किया है, कब डिस्कवर किया है। अब देखते हैं यहां से क्या मिला है, साइट्स में नोटेबल फाइंडिंग्स क्या है। तो पहली फाइंडिंग है यहां से काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, ये इसका मीनिंग भी है, कालीबंगा का अर्थ भी यही है, काले रंग की चूड़ियां, है ना। बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर, ये उसका वर्ड मीनिंग भी है ना। तो काले रंग की चूड़ियां यहां से मिली हैं। दूसरा, यहां से हमको घोड़े की अस्थियां भी मिली हैं। घोड़े की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं हमको हॉर्सेस की, कालीबंगा से। कालीबंगा से हमको एक और फैक्ट मिला है, चावल या धान के अवशेष भी मिले हैं, के अवशेष, है ना। एविडेंस ऑफ पैडी और द राइस हमको यहाँ से मिले हैं। अगर ये सब अवशेष वहां से मिले हैं तो यहाँ से ये भी पता लगता होगा ना कि ये लोग कृषि करते होंगे। कालीबंगा साइट ऑफ हड़प्पा is quite famous to denote the Indus Valley people कि they were indulgent in agrarian activities। तो कृषि कार्यों में उनको लिप्त बताने के लिए कालीबंगा एक महत्वपूर्ण साइट है जिसको 1953 में बीबी लाल के द्वारा डिस्कवर किया गया। ठीक है,
समझ पाए? तो ये फैक्ट ही आपको याद रखने हैं, कोई इसके बारे में कोई स्टोरी ज़्यादा याद नहीं रखनी है, ताकि हम लोग परीक्षा में आए प्रश्नों को ठीक प्रकार से हल कर सकें और उनको ठीक ठीक उत्तर दे सकें। समझ गए? तो घोड़े की अस्थियां भी मिली हैं, काले रंग की चूड़ियां भी मिले हैं, चावल और धान के अवशेष भी मिले हैं यहाँ से, कालीबंगा से। ठीक, कालीबंगा कहाँ पर है? भारत के गंगानगर, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट साइट इज सुरकोटदा। सुरकोटदा की बात करेंगे तो इसकी लोकेशन है सुरकोटदा की पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में स्थित है सुरकोटदा, और ये सुतका गैंडोर के पास स्थित है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम रिवर की बात करेंगे तो यहाँ से कोई स्पेशल रिवर नहीं है, लेकिन जो दाश्क रिवर है उसके किनारे ही फैला हुआ है। ये पर्टिकुलर कोई भी रिवर यहाँ पर नहीं है, लेकिन दास नदी के किनारे ही माना जाता है। जैसे हम लोगों ने चहुंदड़ो को पढ़ा था मोहनजोदड़ो के साथ, उसका एक्सटेंशन है, ऐसे ही सुतका गैंडोर का एक्सटेंशन है, उसका नाम है सुरकोटदा। तो ये उसी से मिलती जुलती साइट है, तो इसलिए इसको भी दास नदी के किनारे मान लिया जाता है। इसको 1964 में डिस्कवर किया था जगपति जोशी जी ने। जगपति जोशी जी ने इसको 1964 में डिस्कवर किया था। ठीक है, ये इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि भारत में नहीं है, और याद रखिएगा ये भारत में उपलब्ध नहीं है। यहां से जो चीजें मिली हैं उनमें उनमें सबसे फेमस है घोड़े की सर्वाधिक अस्थियां। घोड़े पाले जाने के अवशेष हमको यहीं से मिले हैं सबसे ज्यादा। घोड़े की सर्वाधिक अस्थियां, है ना, मूर्तियां, टॉयज, ये सब हमको यहीं से मिले हैं। तो इसमें दो चीजें याद रखनी है, इसको डिस्कवर किसने किया, कौन सी नदी किनारे है और कहां पर स्थित है। तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि ये स्थल कहां पर है, पाकिस्तान का स्थल है। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ से हमको पशुपालन के एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बहुत नई नई चीजें हमको यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज आलमगीरपुर। अगर हम आलमगीरपुर की बात करेंगे तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि जी इस पूरे हड़प्पा जो साइट जहां पर फैली हुई है, इस पूरे हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात की थी, दैट इज ईस्टर्न साइट। ये ईस्टर्न साइट है पूरी की पूरी। और अवस्थिति की बात करेंगे तो ये है मेरठ। मेरठ मेरठ यूपी उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। और ये है कौन सी नदी के किनारे? एक यमुना की सहायक नदी है जिसका नाम है हिंडन। हिंडन यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यमुना की सहायक नदी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, उसके किनारे स्थित है। ठीक है, तो एक तो इसके बारे में ये फेमस है कि ये इसके किनारे, और ये सबसे पूर्वी स्थल है। और इसको वाई.डी. शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था 1958 में। 1958 में इसको यज्ञदत्त शर्मा ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक, आलमगीरपुर से बहुत मेजर फाइंडिंग्स नहीं है, यहां से वही कॉमन फाइंडिंग्स हैं, जैसे यूटेंसिल बर्तन मिले हैं, खिलौने मिले हैं, खिलौने मिले हैं। ठीक, और यहां से एक चीज और प्राप्त होती है कि ये ऐसा स्थल है जहां पर चीजें डेवलप होने के बाद कमजोर पड़ने लगी थी। तो ये यहां पर ये भी दिखाता है, ये पतन का प्रतीक है, पतन का प्रतीक है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद जब उसका धीरे धीरे डेक्लाइन शुरू हो गया था, तो दैट डिफाइन डेक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन,
तो यहाँ से हमको सिविलाइजेशन के पतन के लक्षण भी प्राप्त होते हैं, जो भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे हैं। और ये एक हिंडन नदी क्या है, यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, यानी यमुना की एक सहायक नदी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर की बात करेंगे तो ये भारत में स्थित है। दूसरा कि यह मादर रिवर के किनारे, मादर रिवर के किनारे है। उसको डिस्कवर करने वाले हैं, इनका नाम है रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने इसको डिस्कवर किया है 1973 और 74 में, ये इसको डिस्कवर करने वाले हैं। तो एक तो इसके बारे में ये पता होना चाहिए, और यहां से भी हमको सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ना। और दूसरा, अगर हाँ ये राज्य की बात करेंगे तो ये हरियाणा के क्षेत्र में मिलता है हमको, इसको डिस्कस करने लिए हैं। यहाँ से मेजर फाइंडिंग्स नहीं है, सामान्य फाइंडिंग्स है, सामान्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो सभी जगह से मिले हैं। जैसे खिलौने मिले हैं, कुछ मोहरें मिली हैं, सील्स मिली हैं, ईंटें भी मिली हैं, पकी हुई ईंटें भी मिली हैं यहाँ से। तो रंगपुर एक ऐसी साइट है जो हमको यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये पतन का प्रतीक है, यहाँ से पता लगता है कि साइट्स का किस प्रकार से पतन शुरू हो गया था। तो यहाँ से भी हमको उसके पतन के बारे में जानकारी मिलती है, समझ पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बनावली, that is also located in हरियाणा। ये भी हरियाणा में स्थित है। और बनावली एक्चुअली में हिसार में है, हरियाणा के हिसार में। इसके किनारे बेसिकली तो कोई भी पर्टिकुलर रिवर नहीं है हरियाणा के बनावली में, क्योंकि ये एक ऐसी साइट्स है जो वही हरियाणा में जो जितने भी एरियाज थे, कालीबंगा के आसपास के एरिया थे, वहाँ पर सप्लीमेंट्री साइट्स हुआ करती थी, उनमें से एक थी ये। उसके किनारे कोई भी स्पेसिफिक रिवर नहीं है बनावली, लेकिन इसको डिस्कवर करने के लिए बीवी लाल ने इसको डिस्कवर किया था, बीवी लाल ने। और ये 1978 के आसपास डिस्कवर हुआ, बहुत महत्वपूर्ण साइट है। और इस साइट्स की बात करेंगे, इसको बहुत सारे लोगों ने डिस्कवर किया था, राव ने भी किया था, जगह जगह पर लोगों ने जाकर के कुछ नई नई फाइंडिंग्स लाए थे। यहाँ से जो भी मेजर फाइंडिंग्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बाश बेसिन, यानी इसको कहते हैं धावन पात्र। अगर ये धावन पात्र यहाँ से मिला है तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ के लोग कितने मॉडर्न रहे होंगे कि वो ऐसे चीज़ों का यूज़ करते थे, वॉश बेसिन का यूज़ करते थे। तो ये जो साइड्स की जो अलग अलग चीज़ें हम लोगों ने कल समझी थी कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, और जो चीज़ें बहुत नोटेबल हैं वो हमको पता भी होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हमको मिली हैं। ठीक है, हम लोगों ने इतनी सारी साइट्स की जानकारी देखी। आगे देखते हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण साइट्स थी हड़प्पा में।